प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 8 विज्ञान जो कल अपन पढ़ रहे थे, विज्ञान के अंतर्गत पाठ 4 पदार्थ जिसमें धातु और अधातु के बारे में अपन ने जानकारी ली। उनके उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है इसके बारे में अपन ने चर्चाएं कल की थी। पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर जो है उनमें आपको समस्या आ सकती है, इसलिए कुछ प्रश्नों का समाधान यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे प्रश्न दिया हुआ था, आप कॉलम ए या कॉलम ए को कॉलम बी या फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए, अर्थात जो सही मिलान है वो क्या आपको करना होता है। जैसे कॉलम ए फर्स्ट दिया हुआ, इधर दिया हुआ कॉलम सेकंड। फर्स्ट में जैसे आपको इधर लिख दिया गोल्ड, 9 नंबर पे जैसे लिख दिया मान लीजिए आयरन लोहा। 3 नंबर पे जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया एल्यूमिनियम। 4 नंबर पे जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया कार्बन। 5 नंबर पे जैसे मान लीजिए आपके दे दिया कॉपर। 6 नंबर पे जैसे दे दिया मान लीजिए आपके मरकरी। यानी यहाँ पे ये 6 धातुओं के नाम दिए हुए आपके। कॉलम जो बी है उसमें किस में उपयोग होता है उससे संबंधित कोई चीज दी हो सकती है। जैसे ए दिया हुआ है, हमें मान लीजिए थर्मामीटर है या तापमान भी कह सकते हो। इसी प्रकार ब में जैसे ऑप्शन दे दिया बिजली के तार बनाने में। समय ऑप्शन दे दिया खाद्य पदार्थों या खाद्य जो भोजन है, खाद्य सामग्री जिसे खाने की कोई चीज है खाद्य सामग्री के रूप में, उसको लपेटने के लिए या लपेटना, खाद्य सामग्री को लपेटना। द में जैसे ऑप्शन दे दिया आपके आभूषण या आभूषण बनाने में दे दिया या केवल आभूषण दे दिया। इसी प्रकार आगे जैसे अगला ऑप्शन दे दिया मान लीजिए मशीनों में या मशीनें। और लास्ट में जो ऑप्शन दे दिया इन 6 इधर भी 6 में दे दिया मान लीजिए आपको ईंधन। ये मान लीजिए 6 ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, 6 ऑप्शन क्या इधर दिए हुए हैं। तो जैसे सोना किस चीज में काम में आता है। अब आपको सबसे पहले इसमें से अच्छा सा कौन सा है, जैसे मान लीजिए थर्मामीटर किस काम में आता है, तापमान नापने के लिए। परंतु इसमें क्या भरा जाता है तो आपको पता है कि पारा भरा जाता है। इसका मतलब एक किससे मिलान कर दिया आपने, इससे मिलान कर दिया। या इधर से जो आप गोल्ड सोने का उपयोग किसमें होता है, आभूषण बनाने में, इससे मिला देंगे। लोहे का उपयोग किसमें होता है, अधिकतर मशीनें बनाने में होता है, मशीनों के कलपुर्जे बनाने में। कार्बन कोयला जो होता है ईंधन के रूप में काम में आता है। इसी प्रकार कॉपर जो तांबा है वो क्या होता है, बिजली के तार बनाने में काम में आता है। एल्यूमिनियम किस में काम में आ गया, खाद्य सामग्री को लपेटने में। इस प्रकार से मिलान वाले प्रश्न को आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। इसी प्रकार प्रश्न जैसे दिया हुआ है क्या होता है, जैसे प्रश्न दिया हुआ है क्या होता है, तो इसमें आपको ए ब 2-3 दिए हो सकते हैं। जैसे दे दिया पहला ए कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर की प्लेट पर डाला जाता है। यानी जैसे कोई कॉपर का कोई टुकड़ा इसकी प्लेट के ऊपर क्या डाला आपने, H2SO4 डाला, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, तो इसका मतलब कॉपर प्लस H2SO4 ये क्रिया हुई दोनों के बीच में। क्रिया से क्या बढ़ा, CuSO4 बन गया और साथ में क्या बढ़ गई, H2 गैस बढ़ गई। तो क्या होता है, तो उत्तर क्या होगा आपका कि जब तनु H2SO4 किसी कॉपर के प्लेट पर डाला जाएगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी, अर्थात हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निर्माण होगा। तो अभिक्रिया का समीकरण क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2SO4 बराबर CuSO4 प्लस H2 या हिंदी में कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसी प्रकार लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया जाए। जैसे ये मान लीजिए बीकर है, बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। इसमें आपने लोहे की कीलें डाल दी, मान लीजिए लोहे की ये कील डाल दी लोहे की, ठीक है। अब कुछ समय के बाद में रंग बदल गया, इसका मतलब F ने क्या कि इसके साथ में क्रिया की, क्या बन गया, FeSO4 बन गया प्लस Cu। तो कौन सी विक्रिया संपन्न होगी, यहाँ पे विस्थापन विक्रिया संपन्न होगी। कॉपर का क्या होगा, हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर,
कि फेरस सल्फेट का निर्माण होगा और साथ में क्या बढ़ेगी, कॉपर का क्या हो जाएगा, विस्थापन यहाँ पे हो जाता है। इसी प्रकार जैसे इसी प्रकार जैसे मान लीजिए अगला प्रश्न दिया हुआ, कोई प्रश्न दिया हुआ आपको, क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया अपन ने कि सलोनी ने लकड़ी के कोयले को वो जला रही है, लकड़ी कोयले क्या करते जला रही है, तो जलता हुआ एक कोयले का टुकड़ा लिया और उसमें से धुआं सा निकल रहा है, यानी कुछ गैस बाहर निकल रही है। तो कोई गैस कौन सी है, गैस का पता लगाना, गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन, कोयले का मतलब कार्बन C प्लस O2 बराबर क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। तो प्रकृति की पहचान कैसे करेंगे, इससे भरा हुआ जो जार है उसमें अपन क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेके जाएंगे, तो लाल जो नीला कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, तो नीले से क्या बन जाएगा, लाल लिटमस पेपर का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को अपन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे दूसरे प्रश्न है कि इस प्रक्रम में होने वाली सभी क्रियाएं बताइए, तो सभी क्रियाएं कौन सी हुई, C प्लस O2 बराबर CO2, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बराबर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार एक प्रश्न दिया हुआ है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हो, किस के पात्रों में, एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हो। तो क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हो, स्पष्ट कीजिए। नहीं, अपन नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, धातु है, एल्यूमिनियम क्या है, धातु है। तो नींबू का अचार, नींबू क्या है, जिसको अचार नींबू का डाला हुआ है उसमें अम्ल की मात्रा है, अम्ल वहां पे कौन सा होगा, साइट्रिक एसिड होगा, सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड क्या होगा, नींबू में पाया जाएगा। साइट्रिक एसिड के साथ में धातु, एल्यूमिनियम धातु है, वो क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो किसी धातु की क्रिया जब किसी एल्यूमिनियम के धातु, एल्यूमिनियम धातु है, धातु की क्रिया कैसे होगी, अम्ल से होगी, और अम्ल से क्या बनेगा, वहां पे हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, परंतु साथ में क्या होगा, विषैले लवण बनेंगे, और विषैले लवण क्या करेंगे, अचार को, मुरब्बे को क्या करेंगे, खराब कर देंगे। अर्थात जो खाद्य पदार्थ यहाँ पे रखा हुआ है उसको ये खराब कर देंगे। खराब करने का मतलब हमारे खाने योग्य नहीं होंगे। इसका मतलब नींबू के अचार को हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न बनता है कि सोडियम को किस पदार्थ में रखा जाता है। सोडियम एक सक्रिय धातु है, इसको किस में रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं। इसी प्रकार कौन सा धातु द्रवावस्था में होता है, जैसे पारा। कौन सी अधातु द्रवावस्था में होती है, जैसे ब्रोमीन। तो ये जो बात थी वो संबंधित थी आपके पाठ संख्या जो 4 और से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिनके बारे में अपन ने यहाँ पे जानकारियां ली। तो पाठ 4 से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अब अपन नया अध्याय शुरू करेंगे, पाठ नंबर 5, 5वां पाठ आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके अगले पाठ के रूप में होगा। चौथे पाठ के अभ्यास प्रश्न है, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न है, इनके बारे में अपन ने चर्चाएं कर ली। पाठ के बीच के अंदर जो है आपको प्रश्न बीच में भी दिए गए थे, बच्चे कुछ प्रश्नों के रूप में अपन इनको हल कर लिया। बाकी पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले प्रश्न आपके द्वारा देखे जा सकते हैं, उनमें भी कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो इससे जुड़े हुए होंगे। अगला पाठ है पांचवा अध्याय, जिसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। 5वां अध्याय के रूप में क्या क्या चीजें वो अपन चर्चा कर रहे हैं। 5वें पाठ का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो ये देखते अध्याय 5 अपन आगे ले रहे हैं। 5वां पाठ कोयला और पेट्रोलियम। कोयला क्या है, पेट्रोलियम क्या है। जैसे आपके दैनिक जीवन में अनेक पदार्थों का उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है, जिनको मानव है वो प्रकृति से क्या करता है, प्राप्त करता है। तो कोयला और पेट्रोलियम भी ऐसे पदार्थ है जो हम अपने दैनिक जीवन में के कार्यों से इनसे जुड़े हुए, अर्थात ईंधन के रूप में इन दोनों पदार्थों का क्या होता है, उपयोग होता है। तो कोयला है, पेट्रोलियम है, LPG है, CNG है, आदि का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। इसी प्रकार आजकल के दिनों में अपन देखें तो ईंधन के रूप में जैसे सौर ऊर्जा के रूप में सौर सेल पैनल है, पवन ऊर्जा है, इनको भी लोग क्या करते हैं, काम में लेते हैं। जल ऊर्जा है, इसका भी उपयोग करते हैं। परमाणु ऊर्जा है, इसका भी अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लकड़ी जो मनुष्य अपन काट के लाते हैं उसको भी अपन ईंधन के रूप में क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो यहाँ पे अपन जैसे चर्चा कर रहे हैं कि ये कोयला और पेट्रोलियम आते कहाँ से, प्रकृति से आते हैं। इसका मतलब ये किस प्रकार के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन है जिनका उपयोग अपन, कोयला और पेट्रोलियम भी क्या प्राकृतिक संसाधन है जिनका अपन ईंधन के रूप में क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले प्रश्न बनता है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्रश्न जैसे क्या बनता है, प्राकृतिक संसाधन क्या है।
तो प्राकृतिक संसाधन कौन से होंगे? वे सभी संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे, तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले सभी संसाधन, प्रकृति से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के जो है चीजें, वो सब क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आएगी। या अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हमें प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग हमें सीधा अर्थात उसमें कोई भी बदलाव किए बिना अपन क्या करते हैं? काम में ले सकते हैं। तो प्राकृतिक चीजें जिनको अपन सीधे क्या करते हैं? काम में ले रहे हैं, वो सब संसाधन कौन से होंगे? प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आएंगे। जैसे कोयला, पेट्रोल है, इनके अलावा प्राकृतिक गैस है, इनके अलावा जैसे खनिज है, वायु है, ये भी किसी में आते हैं? प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। सूर्य का प्रकाश भी क्या प्राकृतिक संसाधन है? पवन ऊर्जा ये भी क्या एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आता है। तो प्राकृतिक संसाधनों को उनकी उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता का मतलब होता है कि आपको किस रूप में यह प्राप्त हो रहे, तो प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर अपन क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। कौन कौन से हो गए? एक है नवीकरणीय, या इसको अपन कह सकते हैं अक्षय प्राकृतिक अक्षय का मतलब समाप्त नहीं होने वाले, और नवीकरणीय का मतलब भी क्या हो? समाप्त नहीं होने वाले। कैसे? नवीकरणीय का मतलब होता है जिनको वापस बनाया जा सकता है, अर्थात जिनका निर्माण पुनः किया जा सकता है। अक्षय का तो पुनः निर्माण होने का मतलब खत्म नहीं होगा, पुनः निर्माण होने का मतलब है खत्म नहीं होगा। तो अक्षय का मतलब भी क्या हो गया? खत्म नहीं होने वाला। तो अक्षय या नवीकरणीय संसाधन, तो वे प्राकृतिक संसाधन जिनको एक बार काम में लेने के पश्चात वापस काम में लिया जा सकता है, या उनको वापस बढ़ाकर अपन क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं, या जिनका मात्रा असीमित है, अर्थात उनका भंडार कैसा? असीमित है। इसका प्रकृति में उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। तो प्रकृति में जिनकी बहुत अधिक मात्रा हो अर्थात जो असीमित हो, उन सभी संसाधनों को अपन मानवीय क्रियाकलापों के माध्यम से समाप्त नहीं कर सकते, अर्थात मनुष्य को अपने क्रियाकलापों के माध्यम से इन साधनों को समाप्त करने की क्षमता नहीं है, अर्थात इन संसाधनों को लगातार बनाए रखा जा सकता है। अर्थात ये अक्षय का असीमित भंडार इनके है, तो उन संसाधनों को अपन क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन या नवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में इनको अपन क्या कहते हैं? डालते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है सौर ऊर्जा के रूप में, पवन ऊर्जा है वायु के रूप में, ये प्राकृतिक संसाधन है जिसका मानव या अपनी गतिविधियों से इनको समाप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब इनके भंडार कैसे असीमित है, ये समाप्त नहीं होने वाले। दूसरे जो संसाधन है वो कैसे? दूसरे अनवीकरणीय, या इसको अपन कह सकते हैं समाप्त, अर्थात जो समाप्त हो जाएंगे, जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन या अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, तो वे वस्तु जिनका भंडार सीमित है, अर्थात इनकी मात्राएं क्या सीमित है, और एक समय ऐसा आएगा जब ये क्या होंगे? बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब इनके निर्माण होने की आशा बिल्कुल नहीं है, यानी इनका अपन पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। तो ऐसे संसाधनों को अपन अधिक समय तक लगातार यूज में लेने की संभावना खत्म हो जाएगी, अर्थात जब अपन कह सकते हैं कि इनके निर्माण होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, इनको जल्दी से नहीं बढ़ाया जा सकता, या वे संसाधन जो आपके प्रकृति में क्या सीमित अवस्था में है, तो प्रकृति में किस अवस्था में? सीमित अवस्था में, और एक समय ऐसा आएगा जब ये संसाधन क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार के संसाधनों को अपन क्या कहते हैं? समाप्त है या अनवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में लेते हैं, अर्थात इसको वापस बढ़ा सकते हो, इसको वापस बढ़ा ले सकते हैं, या बढ़ाने में काफी लंबा टाइम लगता है। तो जैसे अनवीकरणीय या समाप्त संसाधनों में कौन कौन से आ गए? कोयला हो गया इसका उदाहरण, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, इसी प्रकार आपके प्राकृतिक गैस हो गई सीएनजी, इसी प्रकार जैसे खनिज हो गए, विभिन्न प्रकार के खनिज जो अपन भूमि से खोदकर निकालते हैं, खनिज पदार्थ इसी की श्रेणी में आ गए। इसी प्रकार वन हो गए, वनों का भी जल्दी से निर्माण नहीं हो पाता है। वन्य जीव ये भी प्राकृतिक संसाधन है जो आपके एक प्रकार से अनवीकरणीय, इनको जल्दी से बनाना संभव नहीं है। वैसे वनों को अपन पुनः बना सकते हैं, परंतु बहुत लंबा टाइम लगता है, इसका मतलब जल्दी से इनको बनाना संभव नहीं है।
अब जैसे इसे जानकारी के लिए मान लो अपने क्रियाकलाप करते हैं। मान लो आपकी जो क्लास है उसमें जितने भी बच्चे हैं उनको 7-7 के समूह में बांट दिया आपने। मान लो 7-7 के 7 समूह बढ़ गए। 7-7 के कितने समूह बढ़ गए? 7। मान लो क्लास में टोटल कितने बच्चे? 49 बच्चे पढ़े नहीं होंगे। अब इन जो 7-7 के समूह में बच्चों को बांटा। अब अपने क्या करते हैं, कुछ डिब्बे लेते हैं प्लास्टिक के। जैसे एक डिब्बे में अपने आपने पॉपकॉर्न डाल दी, गोलियां आती है पॉपकॉर्न खाने की, पॉपकॉर्न डाल दी। इसी प्रकार एक में लॉलीपॉप डाल दी मान लो, है ना। किसी में आपने चॉकलेट डाल दी, किसी डिब्बे में आपने मूंगफलियां डाल दी, है टॉफियां डाल दी। तो अलग अलग डिब्बों में आपने अलग अलग चीजें ये डाल दी। फिर इन 7-7 बच्चों के आपने समूह बनाया 1, 2, 4, यानी 7 वाले का 3 समूह में बांटा। उप समूह कितने हो गए? 3। एक बच्चे का, एक 2 बच्चों का, एक 4 बच्चों का। इसी प्रकार 7-7 के 7 समूह थे, तो सब में एक समूह हो गए, 2-2 के एक समूह हो गए और 4-4 के एक समूह हो गए। तो एक जो समूह है, एक संख्या वाले, जिनमें संख्या एक उसको अपन ने क्या मान लिया? प्रथम समूह मान लिया या प्रथम पीढ़ी मान लिया। कौन सी पीढ़ी मान ली? प्रथम पीढ़ी। 2-2 वालों को अपन ने कौन सी पीढ़ी मान ली? द्वितीय पीढ़ी मान ली। और 4-4 वालों को अपन ने कौन सी पीढ़ी मान ली? तीसरी पीढ़ी मान ली। अब आपने क्या किया, ये जो चॉकलेट वगैरह जो डिब्बों में थे, आपने पहले पीढ़ी वाले समूह को लेके सबको और उनको कह दिया भाई अपनी भरपेट जितनी इच्छा उतने खा लो, ठीक है ना। उनको खाने के लिए बोल दिया आपने। तो वो क्या किया, वो जो एक समूह वाले सिंगल बच्चे वो अपने इच्छा अनुसार उसमें से चीजें ले लेंगे डिब्बों में से। अब जब उनका नंबर चला गया, फिर आपने क्या किया, 200 संख्या वाले जो दूसरी पीढ़ी जिसको आप मान रहे हो उन बच्चों को लेके चले गए। उनको बोल दिया कि भाई अपनी इच्छा अनुसार आप ले लीजिए। उन्होंने ले ली, है ना। फिर आप लेके गए लास्ट वालों को। इसका मतलब जब पहले वाले गए उस समय डिब्बे पूरे भरे हुए थे। इसका मतलब कुछ चीजें उन्होंने क्या कर ली, अपने हिसाब से ले ली। फिर द्वितीय समूह वाले बच्चे गए तो उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि संख्या बढ़ गई। देखो जनसंख्या पहले वाले में 1 से डबल हो गई, इसका मतलब जनसंख्या बढ़ रही है। और फिर कितनी होगी? 4 गुना होगी पहले वाले से, उसकी डबल होगी। तो जैसे दूसरी पीढ़ी वाले बच्चे जब सामान लेके आएंगे उस डिब्बों में से, तो डिब्बों में कुछ ही भाग बचेगा। अब जो चौथी पीढ़ी वाले, तीसरी पीढ़ी वाले बच्चे जाएंगे, इसका मतलब 4-4 समूह वाले जाएंगे, तो उसमें लगभग क्या होगा, मामला समाप्त हो जाएगा। या तो वो डिब्बे खाली हो जाएंगे या डिब्बों में फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा बचेगी। इसका मतलब डिब्बों में जो पदार्थ है उनको, चीजों को अपन ने क्या मान लिया? प्राकृतिक संसाधन मान लिया। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ ये मान लिए, ठीक है ना। और समूह के रूप में जो अपने पीढ़ियां बढ़ाई उनको अपन ने क्या मान लिया? एक के बाद एक, जैसे आपने शताब्दियां मान ली, है ना। इसका मतलब समय के अनुसार उन संसाधनों की मात्रा क्या हुई? कम होती गई। अर्थात अगली पीढ़ी वाले जब लोग आएंगे, हमारी पीढ़ी या हमारे बाद फिर पीढ़ी आएगी, उसके बाद फिर पीढ़ी आएगी, तो एक समय ऐसा होगा जब ये प्राकृतिक संसाधन क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब इन संसाधनों को बनाए रखना जरूरी है। तो कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है? एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त संसाधन है, अर्थात अनवीकरणीय है। इनको बनाना वापस संभव जल्दी से नहीं है। तो इस प्रकार के संसाधनों को अपन किस में लेते हैं? एक प्रकार से समाप्त संसाधनों की श्रेणी में या अनवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में लेते हैं। तो यह है हमारे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी इसको सामान्य जानकारी। अगली जो बातें अपन करेंगे कल इस पाठ के टॉपिक के अंतर्गत लेंगे, ठीक है। ओके।